जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर 2002 मतलब 2002 का यह प्रश्न पत्र है। और हम जो है राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक सीरीज में रीड करके यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम अपने नोट्स के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ईयर 2002 में जो है राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध पॉलिटिकल साइंस PSIR का किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपको मालूम है कि ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के अंतर्गत आपको यहाँ जो है कुछ क्वेश्चंस जो कि सेक्शन ए में पूछे गए उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के अंतर्गत भी चार क्वेश्चन है, A, B, C एंड D। क्वेश्चन 1 के 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 200 शब्दों की शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1A है कि द पॉलिस एग्जिस्ट बाय नेचर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि द पॉलिस एग्जिस्ट बाय नेचर एंड दैट इट इज प्योर टू द इंडिविजुअल। ये एरिस्टोटल का कथन है कि जो राज्य सरकारें हैं या फिर जो राष्ट्र राज्य है वो जो है प्राकृतिक तौर पे एग्जिस्ट करता था और यह जो है प्योर टू इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति। तो जब ये प्रश्न कोई अगर पूछता है कि पहले राज्य आया या पहले व्यक्ति आया, तो एरिस्टोटल की माने और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पहले राज्य आया। राज्य प्राकृतिक तौर पे जो है कह सकते हो कि पहले ही निवास करता था, एग्जिस्ट करता था। उसके बाद इंडिविजुअल आया। ये एरिस्टोटल की ऐसी अवधारणा है। कई थिंकर कहते हैं कि नहीं, पहले व्यक्ति आया। जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं उनका मानना होता है कि नहीं, पहले व्यक्ति आया और व्यक्ति से मिलकर ही राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन एरिस्टोटल यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले राज्य का निर्माण हुआ, पहले राज्य आया फिर व्यक्ति बना। बात समझ में आ रहा है? यही एरिस्टोटल का कथन है। और ये चारों के चारों प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से क्या अभिप्राय है, अब आपको इसके उत्तर जो है लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 1B देख लेते हैं। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है कि द ट्रू सोर्स ऑफ लाइट इज ड्यूटी। देखो, ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी मतलब एक प्रकार से राइट मतलब आपके अधिकार। जो आपके अधिकार का स्रोत है वो पता है क्या है? आपका कर्तव्य। मतलब कर्तव्य अधिकारों का उत्पत्ति करता है। कर्तव्य अगर आप करेंगे तभी आपको आपके अधिकारों से जो है मिलना होगा। मतलब ये यही कह रहे हैं कि द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। आगे ये कहना चाहते हैं इफ वी ऑल डिस्चार्ज अवर ड्यूटी राइट विल नॉट बी फार टू सी। महात्मा गांधी जो है जिम्मेदारी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, इन सब चीजें और इन सब वैल्यूज पे अधिक बल दिए हैं। तो महात्मा गांधी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है, अगर अपनी जिम्मेदारियों को, अगर अपने दायित्वों का सही रूप से निर्वहन करता है, उस परिस्थिति में उन्हें उनके अधिकार यूं ही मिल जाएंगे। उन्हें उनके जो राइट्स हैं वो आराम से दिखाई दे जाएंगे। कहने का मतलब है कि अभी देखो कई बार जो है कई लोग कहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। जैसे किसान आंदोलन वगैरह में आपने देखा, चलो राइट टू प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, लेकिन आप सड़क जाम क्यों कर रहे हो? कोई जो जगह सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जैसे जंतर मंतर वगैरह या जो भी प्लेसेस जहां प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार मिलता है, आप वहां प्रोटेस्ट करें। सड़क आवागमन के लिए है और अगर आप सड़क को बाधित करते हैं तो जो लोग उधर से गुजरेंगे उसके अधिकारों का हनन होगा। तो आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरों के अधिकारों का गला घोट रहे हैं। तो ये जिम्मेदारियों से भागना है या जिम्मेदारियों का निर्वहन सही रूप से आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने दायित्व, आप अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इससे माना जा सकता है कि आपको आपके अधिकार से वंचित भी रखा जा सकता है। यही बातें इसमें कही जा रही है। महात्मा गांधी अपनी कर्तव्य निष्ठा के बोध से अधिकारों का मिलना, इस सिद्धांत के ऊपर जो है यह जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बात से क्या अभिप्राय है आप अपने जो है कह सकते हो तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1C देखिए। सी राइट मिल का यह कथन है कि इन सो फार एज द नेशनल इवेंट आर डिसाइडेड।
अब तक जितने भी राष्ट्रीय इवेंट डिसाइड हुए हैं, द पावर इलीट आर दोज हु डिसाइड देम। जो पावर इलीट होता है, पावर इलीट कहने का मतलब होता है जो सत्ता में बैठे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जो इलीट वर्ग होता है, वह डिसाइड करता है कि राष्ट्रीय क्या क्या इवेंट्स होंगे। मोर और लेस मेरा कहने का मतलब यह है, या फिर सी राइट मिल यह कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्र के स्तर पर जो भी निर्णयों को लिया जाता है, या फिर पूरे राष्ट्र और राज्य में कोई भी घटना घटने वाली है, या कोई भी घटना के परिणाम कैसे होंगे, कोई इवेंट को कैसे टैकल किया जाएगा, किसी इंसिडेंट को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सब सारे के सारे एक प्रकार से कह सकते हो कि डिसीजन जो है, निर्णय जो है, एक इलीट वर्ग लेता है जो कि सत्ता और सरकार पे काबिज होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जैसे देखो, अभी वर्तमान समय में, एक समय इंदिरा गांधी का समय था, तो इंदिरा गांधी के जो कुछ चुनिंदा लोग थे वो इलीट, जिसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। अभी देखो जो भी निर्णय मुख्यतः होता है वो नरेंद्र मोदी होते हैं उसमें, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन हो गई, यही 2-4-5 लोग मिलकर जो है मुख्य फैसला लेते हैं, बाद में उसे काउंसिल और कैबिनेट में पारित कर दिया जाता है। इसके बाद जो इंदिरा गांधी के समय हो गया या फिर नेहरू के समय हो गया, 2-4 लोग जो है, जैसे सरदार पटेल, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3-4 लोग ऐसे होते थे, अब्दुल कलाम जैसे, कि इलीट वर्ग में आते थे, कि सभी फैसलों और निर्णयों को लेते थे, वही इलीट क्लास कहा जाता है। एक इलीट की और दुनिया होती है कि संभ्रांत लोग जो अपने आप को हायर क्लास और हायर सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के लोग मानते हैं, वो सब आप लुटियंस दिल्ली जाओ तो बंगला और गाड़ी नजर आएगा, आप समझ जाओगे कि हम इलीट क्लास के जो है कॉलोनी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1D देखो, ये TH ग्रीन का कथन है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। विल एंड नॉट फोर्स, विल मतलब होती है इच्छा। ठीक है, तो एक राज्य का बेसिस क्या होगा, एक राष्ट्र का फाउंडेशन क्या होगा, पिलर क्या होगा, बेस क्या होगा, किस बेसिस पे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा। तो वो फोर्स के आधार पर नहीं, मतलब जबरदस्ती किसी पर जो है कानून नहीं थोपा जाना चाहिए, बल्कि विल, इच्छा शक्ति। समझ में आ रहा है, यही चीजें यहां कही जा रही है TH ग्रीन के द्वारा कि विल मतलब इच्छा शक्ति। सभी लोगों की इच्छा होगी तो राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाएगा, सभी लोगों की इच्छा होगी तो सभी नियमों का सही रूप से पालन होगा। बात समझ में आ रहा है, और जो नियम भी बनाए जाते हैं वह भी विल ऑफ द पीपल होना चाहिए। जैसे जो जहां डेमोक्रेसी है खास करके, वहां तो विल ऑफ द पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही नियम कानून बनाते हैं। यही बातें यही कहा जा रहा है कि विल नॉट पीपल इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, जो है इच्छा, ना कि दबाव, फोर्स, जोर जबरदस्ती। जो बेस होती है एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की, वो इच्छा होती है आम नागरिकों की। ठीक है, ये TH ग्रीन का कथन है। ये चारों क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इनमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि एग्जामिन द आर्गुमेंट इन द नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल डिबेट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, जब आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप एम्पिरिकल एक ट्रेडिशनल है, नॉर्मेटिव को ट्रेडिशनल भी कहा जाता है, एम्पिरिकल को बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है, और फिर एक आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो कैसे नॉर्मेटिव के क्या क्या जो वैल्यूज हैं, इथिक्स हैं, इथॉस है, नॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को मानकर चलते हैं। फिर जो एम्पिरिकल है वो साइंटिफिक डाटा, फैक्ट पर अधिक ध्यान देता है, वो बिहेवियर पर अधिक, बिहेवियरल पॉलिटिक्स पे अधिक ध्यान देता है। बात समझ में, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे अधिक ध्यान देता है। दे आर द प्रैक्टिकल इन नेचर। एम्पिरिकल जो है दे आर प्रैक्टिकल इन नेचर, बट नॉर्मेटिव और ट्रेडिशनल दे आर फिलॉसफिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये दोनों में क्या अंतर है, ट्रेडिशनल और एम्पिरिकल। ठीक है, इसके बारे में लिखना है, और किस प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी के अध्ययन में इसका जो है रोल है, या फिर इसकी जो है एक प्रकार से कह सकते हो सहयोग है। ठीक है, और इन दोनों के डिबेट के बारे में, डिबेट मतलब है डिफरेंशिएशन, दोनों थ्योरी में डिफरेंशिएट करना है, और फिर आपको लिखना है कि किस प्रकार से राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने में यह सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम नेचुरल राइट टू कलेक्टिव एंड एनवायरमेंटल राइट। देखो, कई प्रकार के मानव को अधिकार दिए गए। एक तो आप देखोगे संविधान में जो भी चीज वर्णित है वो एक प्रकार की उस देश के नागरिक का अधिकार ही है ना, अधिकार है नहीं तो दायित्व है, यही 2 चीज है ना भाई। अब कुछ अधिकार फंडामेंटल इन नेचर है,
कुछ लीगल राइट है, जैसे जो भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 to 35, ये सब सारे हमारे मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गए, बात समझ में आया? ये सब मौलिक अधिकार है, इसका सरकार भी हनन नहीं कर सकती। कुछ लीगल राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट ही था, और जितने भी अदर राइट हैं वो सब सारे लीगल राइट हैं। तो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत बहुत सारे राइट आ जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, ये जैसे जैसे बढ़ा, इसके साथ साथ कई एक और अधिकार जुड़ते चले गए। जैसे ह्यूमन राइट्स के बाद नेचुरल राइट, हालांकि नेचुरल राइट पहले आया है, लेकिन यहाँ इवैल्यूएशन पूछ रहा है, डिस्कशन पूछ रहा है इससे। उसके बाद कलेक्टिव, और फिर इन्वायरमेंटल राइट। ये सब अधिकारों के बारे में भी, जैसे अभी आजकल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो फ्रेश एयर हो गया, क्लीन एयर भी एक ह्यूमन राइट के तौर पे देखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये हमेशा जो है चर्चा का विषय बना रहता है। तो इन सब सारे अधिकारों का वर्णन जो है ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देख लो कि एनालाइज द एम.एन. रॉयस आइडिएशनल जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म टू रेडिकल ह्यूमैनिज्म। एम.एन. रॉय पहले मार्क्सिस्ट थे और उसके बाद ये रेडिकल ह्यूमैनिस्ट हो गए। तो इनकी जो जर्नी है कि कैसे ये मार्क्सिस्ट से रेडिकल ह्यूमैनिस्ट हो गए, इसके बारे में इनकी जर्नी, इनके प्रोसेस और ये विधि को लिखना है, इनकी यात्रा वृतांत देनी है आपको, कह सकते हो, ठीक है। तो ये चारों के चारों हो गए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट 2002 सेक्शन A. In the next video we will going to see the all question of section B. So that's all. Thank you. Have a great day.